चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं 23 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 23 नवंबर के दिन सन 1937 में देश के मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी का निधन हुआ था। सन 1984 में लंदन के वेस्टहम ऑक्सफोर्ड सर्किल स्टेशन पर आग लगने से करीब 1000 लोग फंस गए थे। सन 1990 में 20वीं सदी के महान लेखकों में शुमार रोनाल्ड डॉल का निधन हुआ था। सन 1990 में सन 1996 में इथोपिया के एक अपहृत विमान का ईंधन समाप्त होने पर वो हिंद महासागर में जा गिरा था। इस विमान में चालक दल सहित कुल 175 लोग सवार थे, जिनमें से कम 100 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इथोपिया में से एक जो अपहृत विमान था, अपहरण कर लिया था अपहरणकर्ताओं ने, और इसका ईंधन समाप्त होने की वजह से वो हिंद महासागर में जाके गिर गया था। लगभग 100 लोग मारे गए थे। सन 2002 में नाइजीरिया में होने वाली विश्व सुंदरी प्रतियोगिता को लंदन ले जाने का फैसला लिया गया था। सन 2009 में फिलीपींस में मासूम बेगुनाह 32 मीडिया कर्मियों को मौत के घाट पर उतार दिया गया था। तो दोस्तों कल संडे था, संडे को हमारी क्लास रहती नहीं, इसलिए हम संडे की भी देख लेते हैं कि क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 22 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ था सन 1971 में। सन 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति मिल गई थी। तो इसके पहले तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। सन 1864 में रुक्माबाई भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। सन 1830 में झलकारी बाई झांसी की रानी की नियमित सेना में उनकी सहयोगी थी। यह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति भी थी। तो झलकारी बाई के बारे में बहुत फेमस है, ये बिल्कुल झांसी की रानी की जैसे ही साहसी थी, और इन्होंने भी साथ ही साथ में लक्ष्मीबाई जी के साथ ही साथ में लड़ाई लड़ी थी, और ये दुर्गा दल की सेनापति भी थी। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर क्विज की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे, नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली? ऑप्शन है आपके पास जीतन राम मांझी, हरि नारायण सिंह, प्रफुल्ल कुमार मांझी या फिर मुसाफिर पासवान। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा, बिहार की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो रेगुलर रहती है सुबह 6 बजे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? जीतन राम मांझी, हरि नारायण सिंह, प्रफुल्ल कुमार मांझी या फिर मुसाफिर पासवान। तो चलिए इसका आंसर है जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 19 नवंबर सन 2020 को नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पटना के राजभवन में इस पद की शपथ दिलाई। वे नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सदन में स्पीकर के तौर पर कार्य करेंगे, और उनकी अगवानी में ही नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा अपने नए स्पीकर को चुनाव करेगी। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से ही किसी सांसद को स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। आपने सुना तो होगा, स्पीकर्स के बारे में सुना होगा, पर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक्चुअल में होता यह है कि जब कोई भी विधानसभा में या लोकसभा कुछ भी हो, अगर वहां पर नई निर्वाचित विधानसभा या लोकसभा का निर्वाचन होता है, चुनकर आते हैं अगर सदस्य, तो वहां पर आगे की कार्रवाई करने के लिए एक स्पीकर को, मतलब एक विधायक या फिर लोकसभा का सांसद रहेगा, उसको एक स्पीकर बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, कि उसकी ही अध्यक्षता में आगे के कार्यक्रम होने वाले हैं। आगे कार्यक्रम से मतलब ये कि उसके बाद ही चुना जाएगा पहला सभा का स्पीकर। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और यहाँ पे अभी तक ये रहता था कि प्रोटेम स्पीकर जो है, जो बहुमत में जो पार्टी आई है उसका ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता था। परंतु इसके पहले जब
मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार जब अभी, तब उस टाइम सबसे पहले ये इतिहास में पहली बार हुआ था, जो हारी हुई पार्टी थी, मतलब जो माइनॉरिटी में जो पार्टी रही थी जैसे कांग्रेस के, उस टाइम पर कांग्रेस के अ, सदस्य थे कमलनाथ जी, उनको बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर पहली बार। जीती थी बीजेपी पार्टी, सरकार बीजेपी की बनी थी, परंतु प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी को। ये किसने रखा था? ये बीजेपी ने ही उनको यहाँ पे नियुक्त किया था कि भाई आप प्रोटेम स्पीकर बनिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई को करा जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 18 नवंबर, 19 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 17 नवंबर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है? चलिए इसका आंसर है 19 नवंबर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर सन 2020 को मनाई जाती है। उनका जन्म 19 नवंबर सन 1917 को हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्हें और पहले 1966 से लेकर 1970 तक और फिर बाद में 1980 से लेकर 84 तक दोबारा उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज क्या मिल गई भाई कि इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 1917 में। इसके साथ साथ दो बार ये प्रधानमंत्री बनी थी। पहली बार बनी थी 1966 से लेकर 1970 तक। उसके बाद इमरजेंसी की बात आ गई थी यहाँ पे, फिर 1980 से लेकर 1984 तक ये दोबारा बनी थी। फिर 1984 में उनके ही अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 को 31 अक्टूबर के दिन। उसके बाद से ही 1 नवंबर से पूरे देश में दंगे शुरू हो गए थे। ये बहुत ही फेमस उस टाइम पे था, मतलब फेमस बोल सकते हैं इसको। एक जानकारी दे रहा हूँ आपकी, उस समय ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। जानकारी की आपको रहनी चाहिए कि 1 नवंबर 1984 के दंगे जो थे, उस टाइम जो दंगे हुए थे किस वजह से हुए थे? इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के ही अंगरक्षक के द्वारा, जो कि सिख प्रजाति के थे, सिख धर्म के थे। तो इस वजह से पूरे देश में सिखों के लिए एक दुर्भावना पैदा हो गई थी। उनसे लोग घृणा करने लगे थे और उनको लेकर बहुत से दंगे भी हुए थे पूरे देश में। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। वे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करती रहीं। वे एक निडर नेता भी थी, जिन्होंने परिणामों की परवाह किए बिना कई बार ऐसे साहसी फैसले लिए जिनका पूरे देश को लाभ मिला था। भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजाओं की पेंशन प्रिवी पर समाप्त करने पर भी ऐसे ही कुछ फैसले उन्होंने लिए थे। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था कब? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के समय ही हुआ था। और साथ ही साथ जो पूर्व राजा थे, जो राजा हुआ करते थे पुराने, उनको जो पेंशन दिया जाती थी, प्रिवी पर्स जिनको बोला जाता था, वो समाप्त किया था। ऐसे साहसी कदम उस समय पे उन्होंने अपने कार्यकाल में उठाए थे। चलिए आगे बात करेंगे। विश्व शौचालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 20 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपसे मेरा फिर से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। भाई हमारी क्लास जो है वो रेगुलर रहती है सुबह 6 बजे। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारे करंट अफेयर्स के, डेली के करंट अफेयर्स आपको क्लियर कराऊंगा और साथ ही साथ कुछ हम आर्टिकल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 19 नवंबर के दिन। विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ मनाया जा रहा है। चलिए यहाँ पे काम की चीज क्या मिली? इस बार का जो थीम है वो क्या है? सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। लगभग 4.2 बिलियन लोग स्वच्छता तक उचित पहुंच के बिना कैसे रह रहे हैं, इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही यह दिन मनाया जाता है। खुले में शौच करने से चारों तरफ गंदगी और दुर्गंध फैलने के साथ कई बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। खुले में शौच करने का सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व में आज भी आधी से अधिक आबादी बिना शौचालय के जीवन यापन करने को मजबूर है। तो इसी को देखते हुए, इसी जागरूकता को फैलाने के लिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, शौचालय का ही यूज़ करना है, खुले में शौच करने नहीं जाना है। इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर के दिन।
चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं ने में से किसने यह दावा किया कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% तक प्रभावी है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। आपको बताना है कौन सी कंपनी की वैक्सीन जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन है लगभग 95% तक प्रभावी है। ये किस कंपनी ने घोषणा की है? ऑप्शन है आपका मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, सनोफी या फिर फाइजर। चलिए इसका आंसर है फाइजर। सुप्रसिद्ध अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोनटेक ने 18 नवंबर सन 2020 को इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अपने कोविड-19 वैक्सीन के चरण 3 का परीक्षण पूरा कर लिया। कोरोना वायरस के मरीजों पर यह अंतिम चरण के परीक्षण के बाद फाइजर का BNT 162b2 कोविड वैक्सीन 95% तक प्रभावी पाया गया है। इन दोनों ही कंपनियों ने दावा किया कि अब तक कोई गंभीर सुरक्षा मुद्दा सामने नहीं आया है। इस कोरोना वैक्सीन का अमेरिका सहित अन्य देशों में करीब 44,000 लोगों पर परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में विकसित किए जा रहे सभी कोविड-19 टीकों के लिए फाइजर का परीक्षण परिणाम काफी सकारात्मक रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? आपको बताना है कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने मास्क नहीं लगाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना की घोषणा की। ऑप्शन है पांडिचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। चलिए इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अचानक तीव्र बढ़ोतरी के कारण अब दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए का फैसला किया है। जो चालान जो है दंड जो है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए तक का फैसला कर दिया। 2,000 रुपए तक का आपको यहाँ पे जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप मास्क लगाकर नहीं बाहर निकलते हैं तो। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी उपाय के तौर पर मास्क लगाने के महत्व को बलिदान देने के लिए दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जा रही लापरवाही को ध्यान में रखते हुए इस 19 नवंबर सन 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये घोषणा की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 आगंतुकों को विजिट वीजा करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन या फिर सऊदी अरब। चलिए इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने अस्थायी तौर पर पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को अपनी अगली सूचना जारी करने तक नए विजिट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। इन देशों के नागरिकों को पहले से ही जारी किए जा रहे वीजा या आवेदन किए गए वीजा पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यूएई सरकार ने नए वीजा नियम पाकिस्तान के अलावा टर्की, ईरान, यमन, सीरिया, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान पर भी लागू होंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात अपने वीजा की कितनी कैटेगरी पर प्रतिबंध लागू करेगा। यूएई कई कैटेगरीज जैसे बिजनेस, टूरिस्ट, ट्रांजिट और स्टूडेंट के लिए वीजा जारी करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। भारत को अपना नौवा बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके पास लॉकहीड मार्टिन, स्पेसएक्स, बोइंग या फिर एयरबस। भारत को अपना नौवा बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? चलिए इसका आंसर है बोइंग। बोइंग कंपनी से प्राप्त हुआ है। इस कंपनी ने 18 नवंबर सन 2020 को भारतीय नौसेना ने गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर नौवा बोइंग P-81 निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया। इससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस निगरानी विमान की लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध के साथ ही खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2017 के डोलकाम युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था।
इन नए P-81 विमानों को दुश्मन के लिए बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ नई तकनीकों एवं हथियारों से भी लैस किया गया है। किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर बांग्लादेश। किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? चलिए, इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी न्यायालय ATC ने 19 नवंबर सन 2020 को JUD चीफ और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की इस आतंकवादी विरोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के मामले में JUD चीफ हाफिज सईद को इस साल फरवरी में 11 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस समय वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। चलिए आगे बात करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? आपको बताना है किस मामले में केंद्र सरकार के लिए जो बताना है आपको, केंद्र सरकार के लिए संबंधित राज्य की सहमति से अनिवार्य लेना पड़ेगा, सहमति के लिए अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन है जल विवाद, CBI क्षेत्राधिकार, देश की सीमाओं की सुरक्षा या फिर संबद्ध राज्य में खाद्य पदार्थों का भंडारण। चलिए, इसका आंसर है CBI क्षेत्राधिकार। जस्टिस BR गवई और AM खानविलकर की पीठ ने CBI के कामकाज को नियंत्रित करने के वाले DSPI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान नियम की धारा 5 और 6 का उल्लेख करते हुए यह कहा कि यह देखा जा सकता है कि भले ही धारा 5 और 6 में केंद्र सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा भी किसी राज्य में DSPI सदस्यों की शक्तियों और अधिकार का क्षेत्र विस्तार करने की अनुमति हो, लेकिन अब तक संबंधित राज्य DSPI अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने राज्य के भीतर इस तरह की विस्तार के लिए कोई सहमति नहीं देता है। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारे क्या बनने वाले हैं, आर्टिकल्स बनने वाले हैं। भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के तहत 72,480 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। ऑप्शन है आप अर्जित किए हैं। आगे बात करेंगे, केंद्र सरकार को अब तक 45,855 मामलों में विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए की राशि हासिल हुई है। इन मामलों से आयकर विभाग द्वारा मांग की गई कुल आय लगभग राशि जो है 1.32 लाख करोड़ रुपए है। विवाद से विस्तार योजना है क्या, ये भी देख लेते हैं। देश के विभिन्न अपीली मंचों में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटाने के लिए सरकार द्वारा 17 मार्च 2020 को यह प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम सन 2020 लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना विवादित ब्याज, विवादित कर, विवादित शुल्क या फिर विवादित दंड से निपटारे के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। PM मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया रुपे कार्ड का दूसरा संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान रुपे कार्ड के दूसरे चरण की 20 नवंबर 2020 को शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी रुपे कार्ड से भारत में ATM से 1 लाख रुपए और पॉइंट सेल टर्मिनल, जिसको POT भी बोला जाता है, POS भी बोलते हैं, पर 20 लाख रुपए तक की लेन देन कर सकेंगे। ये भारत में आने वाली भूटानी पर्यटकों के लिए पर्यटन, शॉपिंग और अन्य लेन देन भी हो सकते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2019 में भूटान यात्रा के दौरान पहले चरण के रुपे कार्ड का शुभारंभ किया था। पहले चरण के तहत भारत के नागरिक भूटान के ATM और पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसको POS भी बोलते हैं, पर लेन देन के लिए सक्षम हुए थे। चलिए आगे बात करेंगे। ऑक्सफर्ड कोविड-19 वैक्सीन अप्रैल 2021 में आ सकती है। ये कौन बोल रहे हैं? CEO बोल रहे हैं ऑक्सफर्ड वैक्सीन के, आदर पूनावाला। भारत में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना रही
फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पुनारवाला ने 19 नवंबर 2020 को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए कोविड-19 की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अप्रैल 2021 तक बाजार में आ सकती है। इसके साथ ही सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि कोरोना वैक्सीन अगले 4 से 5 महीने में जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनता को जरूरी 2 खुराकों की कीमत अधिकतम 1,000 रुपये होगी, लेकिन यह परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। और साथ ही साथ में उन्होंने बात करी है कि सन 2024 तक हर भारतीय को टीका लग जाएगा। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।